Hello dear students, this is Mural ma'am again from MDSR classes and yes we will going to start our second session. Previous session जो 2 marks के question है important question उसके ऊपर बनाया हुआ है. PDF जिन लोगों को चाहिए please WhatsApp me on my number. I'll send you on your personal number PDF of these notes. I cannot share these notes publicly, okay? These are the private notes. सो येस अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है उसका हम देखेंगे यहाँ पे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि जिन्होंने फॉरवर्ड किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, लाइक्स एंड कमेंट भी किया है. बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे एंड आई एम फीलिंग वेरी थैंकफुल फॉर दिस. ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है यस क्वेश्चन नंबर 2 ये नोट्स 5 मार्क्स के लिए. डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल अलायंस. तो अलायंस तो हमने देखा कि क्या होता है कि साथ में आके कॉमन कोर के अंडर अलायंस या काम करते हैं साथ में आके, दैट इज़ अलायंस. तो ग्लोबल अलायंस क्या है एंड लोकल अलायंस क्या है एंड उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे. तो फर्स्ट global alliance, it involves partnership between companies from different countries or regions. ठीक है, ग्लोबल है तो डिफरेंट कंट्रीज़ ही आएगा. ऐसे कंपनीज़ में पार्टनरशिप होती है, दोज आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन. लोकल अलायंस इसके अपोजिट है. क्या कहेंगे? इट इन्वॉल्व्स पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज विद इन द सेम कंट्री और रीजन. ठीक है, विद इन द कंट्री और स्पेसिफिक सेम रीजन में अगर अलायंस हो तो उसे हम कहेंगे लोकल अलायंस. तो ग्लोबल अलायंस और डिफरेंट कंट्रीज़ एंड लोकल अलायंस क्या कहेंगे? सेम कंट्रीज़. ठीक है, नेक्स्ट है इसके गोल्स. ये स्कोप पॉइंट है, यहाँ पे गोल्स ऐसे लिख सकते हैं. गोल्स आर टू एंटर न्यू मार्केट, एक्सेस ग्लोबल रिसोर्सेज एंड एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ल्ड वाइड. हम जब ग्लोबल अलायंस करने जाते हैं तो क्या गोल होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि येस वी विल हैव टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, एक्सेस ग्लोबल रिसोर्सेज एंड जो बाकी कंट्रीज़ के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो एनहांस कर सकते. हमारे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है वो भी एनहांस कर सके वर्ल्ड वाइड. ये इसका गोल है. लोकल एरिया में जब हम अलायंस करते हैं तो तब क्या गोल होते हैं? गोल्स आर टू लिवरेज लोकल रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू द लोकल मार्केट. लोकल मार्केट डिमांड्स एंड कंपटीशन. तो यहाँ पे पूरा लोकल अलायंस में लोकल मार्केट, लोकल कंपटीशन, लोकल डिमांड, ये इसके ऊपर फोकस होता है. तो हम लोकल मार्केट का रिसोर्सेस का लिवरेज लेते हैं एंड थ्रू दैट वी रिस्पॉन्ड क्विकली टू लोकल मार्केट डिमांड्स एंड कंपटीशन. ठीक है, तो ये रहा गोल्स पॉइंट फॉर ग्लोबल अलायंस एंड लोकल अलायंस. देन these are typically more complex due to मार्केट कंडीशन अक्रॉस कंट्री. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे कर सकते हो. कि थर्ड पॉइंट है कि दीज आर टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मार्केट कंडीशन अक्रॉस कंट्री. क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है, इन्वॉल्व मोर सप्लाई चेन, मोर मार्केट, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बस्ट ऑब्वियस ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू हम लोकल अलायंस को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है ग्लोबल अलायंस. ठीक है, एंड एज कंपेयर टू ग्लोबल अलायंस लोकल अलायंस आर लेस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सिंस दे ऑपरेट विद इन द सेम कल्चरल एनवायरनमेंट. सिंस दे ऑपरेट विद इन द सेम कल्चरल एनवायरनमेंट. तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कह सकते हैं, या और भी आपको कुछ नाम देना है ऐसे तो यू कैन गिव दैट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ पार्टनरशिप. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है अ पार्टनरशिप बिटवीन अ US टेक कंपनी एंड यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन firm to develop and
मार्केट न्यू टेक्नोलॉजीज ग्लोबली। यहाँ पे एक एग्जांपल है यूएस टेक्नोलॉजी का एंड यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन का, उनका अलायंस हुआ है, ओके, टू एंटर इन अ न्यू टेक्नोलॉजिकल मार्केट ग्लोबली। इसका एग्जांपल हम रीजनल जो चेन्स है उसके रिलेटेड दे सकते हैं। तो आप क्या करो, गूगल पे यहाँ पे एग्जांपल लोकल अलायंस का फाइंड आउट करो एंड पुट दैट एग्जांपल। अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछेंगे एग्ज़ाम में तो एग्जांपल भी मेंशन करो, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है, यू नीड टू फाइंड आउट द एग्जांपल, ठीक है। सो 3 तो बेसिक पॉइंट है एंड 4th वाला एग्जांपल देना है आपको। नेक्स्ट वाला देखेंगे, समराइज द की सक्सेस फैक्टर ऑफ वर्ल्ड क्लास मार्केट इंटेलिजेंस। समराइज द की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास मार्केट इंटेलिजेंस। तो ये सब शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने गिवन है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है और पूरे नोट्स तो नहीं बना सकती, इसलिए पॉइंट वाइज मेंशन कर रही हूँ। लेकिन इन जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उसको आपको इलेबोरेट करके लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। सिर्फ पॉइंट लिख के नहीं आना है, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड 2 आवर्स का पेपर है, दैट मीन्स आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ेगा और 2 मार्क्स के लिए तो 2 to 3 लाइन्स आर इनफ, राइट। तो यहाँ पे हम की सक्सेस फैक्टर देखेंगे वर्ल्ड क्लास मार्केट इंटेलिजेंस के। तो फर्स्ट है एनालिटिकल स्किल एंड प्रोसेसेस टू पुल द डेटा टुगेदर। फर्स्ट एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रोसेसेस टू पुल द डेटा टुगेदर। सेकेंड है डेटा रिसोर्सेज एंड फील्ड रिसोर्सेज, यहाँ पे मिलते हैं। थर्ड है द सपोर्ट ऑफ एंड एक्सेस टू टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे होता है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड प्लेटफॉर्म टू डिलीवर, ठीक है। और हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि स्टोर डिलीवर, स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन। ये 4 फैक्टर्स है, इसको आप और डिटेल में वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख के आओ। और भी हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है या कस्टमाइजेशन है, टाइमलीनेस है, इथिकल स्टैंडर्ड्स है एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है। सो दीज आर द की सक्सेस फैक्टर जो वर्ल्ड क्लास मार्केट इंटेलिजेंस के हैं, दीज आर द। तो आप फर्स्ट 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये नीचे वाले रेड पेन से लिखे हुए ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये कंबाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उतना डिटेल में आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ लोकलाइजेशन। तो बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ दैट एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस भी पूछ सकते हैं। लिस्ट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन क्या है कि लोकल स्टैंडर्ड के अनुसार हम हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं, लोकल एरिया की डिमांड देखते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट में हम चेंजेस करते हैं, तो उसे हम लोकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट को यहाँ पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मार्केटिंग लोकलाइजेशन डिक्रीजेस बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि आपको पता होगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, टैक्स एंड टैरिफ एंड अदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वो लोकल मार्केट में नहीं होता है। सो फर्स्ट यही है बेनिफिट कि मार्केटिंग लोकलाइजेशन डिक्रीजेस बैरियर टू एंट्रीज। आप कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो आप अगर आपके लोकल एरिया में हो। यही आप अगर बाहर कंट्री या बाहर का स्टेट वहाँ पे अगर करोगे तो आपके चैलेंजेस फर्स्ट ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है कि डिक्रीजेस बैरियर्स टू एंट्री। सेकेंड जो है लोकलाइजेशन कस्टमाइजेस कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे लोकली कस्टमर आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, तो कस्टमर एक्सपीरियंस भी कस्टमाइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लोकलाइजेशन कस्टमाइजेस कस्टमर एक्सपीरियंस। थर्ड है लोकलाइजेशन ब्रीड्स कल्चरल रिस्पेक्ट एंड अप्रोप्रिएशन।
ठीक है। इट ब्रीड्स व्हाट, कल्चरल रिस्पेक्ट एंड अप्रोप्रिएशन। देन लोकलाइजेशन रिजल्ट्स टू बेटर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। ये 2-3 तो आपको याद ही रखने हैं कि कल्चरल रिस्पेक्ट भी मेंटेन होता है, बेटर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि लोकल अगर एरिया में है तो वो कस्टमर के साथ टच बेस रहता है कंटिन्यूसली। कस्टमर्स भी अपनी डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफाई करना इजी पड़ जाता है, ठीक है। देन लोकलाइजेशन हैज़ यहाँ पे हैज़ लोकल बिजनेस डेवलपमेंट। लोकलाइजेशन हैज़ लोकल बिजनेस डेवलपमेंट। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल में भी हमें ग्रो करना चाहिए। ग्लोबल एंट्रेंस है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन अगर हम लोकली ग्रो कर पाए तो इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी ग्रो कर पाएंगे। सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, ठीक है। या आप इसके और में ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कस्टमर एक बार उस ब्रांड के लिए कंसिस्टेंट हो जाए, या यस उन्हें कोई ब्रांड पसंद आ जाए तो वो वहाँ पे ही जाके खरीदेंगे। अभी आपको पुणे में पता है कि पुणेकर्स आर वेरी चूज़ी, एंड ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यस वो बाकरवड़ी अगर खाएंगे ना तो चितले की ही खाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड के बारे में भी है, आपको ये पुणेकर्स ज़्यादा बता सकते हैं, राइट। तो ब्रांड लॉयल्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है लोकलाइजेशन में। इम्प्रूव्ड SEO, इंक्रीज्ड रेवेन्यू, बेटर कम्युनिकेशन एंड ऑल, ये भी फैक्टर्स है। तो ये आपके बुक में है, आपको ये देखने हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में आपको देख के जाना है एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है, फिर भी आपको फॉलोअप बाकी के क्वेश्चंस का भी लेना है, ठीक है। प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन ओनली दिस, ठीक है। ये तो सिर्फ सपोर्टिव है, आपको बाकी भी सब पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो डालते ही है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कल 2 बजे पेपर है, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर। थ्योरी ही है, सब पढ़ के जाओ, सब अंडरस्टैंड करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। ये एक तो 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से करके रखो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन कर रही हूँ कि ग्लोबलाइजेशन जो है, फर्स्ट बेनिफिट तो यही है कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में है, तो उनकी वो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके और सुपेरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो फैक्टर है दैट्स रियली अफेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकंड है मार्केट लिबरलाइजेशन, कि आप कहीं पे भी जाके नो लिमिट यू कैन सेल एनीथिंग एनीवेयर, ओके। तो ये एक लिबरलाइज्ड मार्केट भी आपको मिलता है, मोनोपोली तो कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा मेन रोल पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि आप देखो अगर विलेज एरिया में से भी आपको सिटी एरिया में आना हो, फार्मर्स का एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि अगर उनको राइट ट्रांसपोर्ट राइट टाइम पर नहीं मिले तो ये पेरिशेबल गुड ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। वही अगर आप आउटसाइड द कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, अगर ग्लोबलाइज्ड मार्केट में है, तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक ये फैक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सप्लाई चेन कैसा है, कितना फास्ट है, उसके ऊपर आपका सेल्स एंड एवरीथिंग मैटर करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। सो थर्ड फैक्टर हम इसे कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सप्लाई चेन, ओके।
देन फोर्थ फैक्टर है मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। बहुत सारी MNCs हैं, वो भी उनके भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ इक्विवेलेंट टू MNC ऐसे कहा जाता था। तो ये कुछ हद तक हम कहेंगे कि करेक्ट भी है, क्योंकि ये MNCs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में। सो these are the factors that affects the globalization. नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ग्लोबलाइजेशन का की फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्लोबलाइजेशन है। एंड लेबर मोबिलिटी, 6 पॉइंट। तो ये जो 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट आप याद करके जाना, और इसका डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मतलब एटलीस्ट हर एक पॉइंट का आपको 5 to 10 लाइन्स, 5 to 6 लाइन्स एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लर्निंग। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, हैपन्स व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड एज अ रिजल्ट द कॉस्ट टू मेक ईच इंडिविजुअल आइटम्स गोज डाउन। ठीक है, ये कब आता है, ये सिचुएशन कब आती है, हम कब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, when it happens when company produces more and more product, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है तो इसकी मेकिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट टू मेक ईच इंडिविजुअल आइटम्स गोज डाउन। तो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं दैट मीन्स, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमने जो प्रोडक्शन किया वो हमें इकोनॉमी हुआ, मतलब ये क्या हुआ कि ज़्यादा खर्चा नहीं आया। तो ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इसकी की पॉइंट क्या है कि लोअर कॉस्ट होती है, बल्क बाइंग होते हैं, इफ़िशियंसी ज़्यादा बढ़ती है, एंड स्पेशलाइज्ड वर्कर यहाँ पे होते हैं, इसीलिए ये हो सकता है। ठीक है, आपके पास अगर स्पेशलाइज्ड वर्कर नहीं है तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। सो दीज आर द 4 की पॉइंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इसका एक कर्व भी है, शायद आपको आपको बुक में मिल जाएगा, तो वो कर्व भी ड्रॉ कीजिएगा एग्ज़ाम में। तो हम क्या कहेंगे, इसका कर्व जो है इफ़ेक्ट मीन्स दैट द मोर अ कंपनी डज समथिंग द बेटर एंड फास्टर इट गेट्स एट डूइंग इट। मतलब लार्ज स्केल पे अगर कुछ कर रहे हो तो बेटर एंड फास्ट हो सकता है। ओके, तो इसके भी की पॉइंट्स है, बेटर स्किल्स, एक्सपीरियंस, इम्प्रूव्ड मेथड, ये यूज़ करके आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल कर सकते। तो ये शॉर्ट नोट के लिए ही पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मल्टी बिजनेस जियोग्राफिकल मॉडल, या ऐसे हम कहेंगे जियोग्राफिक डिवीजन स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन द मल्टी बिजनेस जियोग्राफिकल मॉडल, और वी कैन से जियोग्राफिक डिवीजन स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो देखते हैं कैसे है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। हम मल्टी बिजनेस जियोग्राफिकल मॉडल को क्या कहेंगे कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन वेयर अ कंपनी डिवाइड्स इट्स ऑपरेशंस बेस्ड ऑन जियोग्राफिक रीजन्स। ठीक है, तो जियोग्राफिक रीजन्स के अनुसार कंपनी डिवाइड करती है इसके ऑपरेशंस। तो इसका हेड जो है CEO यही होता है। फिर प्रेसिडेंट 1, प्रेसिडेंट अगर एशिया है तो एरिया प्रेसिडेंट 1, यूरोप का है तो एरिया प्रेसिडेंट इसका 1, अफ्रीका का 1, ये प्रेसिडेंट हर एक एरिया में एक एक प्रेसिडेंट उसका रहेगा। फिर आगे जाके एरिया प्रेसिडेंट 1 उसके दो पार्ट आएंगे, क्योंकि एशिया में इंडिया भी है, चाइना भी है। ठीक है, यूरोप में UK भी है, जर्मन भी है। तो ऐसे आगे जाके उसको स्प्लिट कर देते। तो उसका यहाँ पे प्रेसिडेंट सब्सिडियरी 1 इंडिया, प्रेसिडेंट सब्सिडियरी 2 चाइना,
फिर यूरोप का देखेंगे तो प्रेसिडेंट सब्सिडरी 1 यूके, प्रेसिडेंट सब्सिडरी 1 जर्मन। ऐसे हम चार्ट बना के इसे एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में भी, ठीक है। अफ्रीका का भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना के अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इट लुक्स इम्प्रेसिव और यहाँ पे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स, डेफिनेशंस हर एक चीज़ की, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे पुट करो, ठीक है ना। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मॉडल रहा, ठीक है। तो एक तो रीजनल डिवीजन होता है, एक ऑटोनॉमी होती है, लोकल अडॉप्शन होता है एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो हायरार्की है या ये स्ट्रक्चर है, इनमें रीजनल डिवीजन, ऑटोनॉमी, लोकल अडॉप्शन एंड कोऑर्डिनेशन बनता है अच्छे से। तो इसका एडवांटेज हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है कि फ़ास्ट हमें मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस मिलता है, फोकस स्ट्रैटेजीज हम कर सकते हैं एंड एडवांस्ड कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रेसिडेंट या सीईओ टेकिंग इंचार्ज ऑफ पर्टिकुलर एरिया और उसके में भी सब डिवीजन है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी हो सकता है या कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस भी आ सकते हैं एंड इनकंसिस्टेंट ब्रांड इमेज भी बन सकती है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स को आपको पूरा अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टी बिजनेस जियोग्राफिकल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट पुश लोकलाइजेशन, व्हाट आर दोज, कि जो लोकलाइजेशन को पुश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ पॉइंट्स लिख के नहीं आना है, आपको उसका एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर्स दोज आर अफेक्टिंग द क्या कहेंगे हम इसे, लोकलाइजेशन। फर्स्ट है ट्रांजिशंस या ट्रांसलेशंस, हम इसे कहेंगे। कंसिडर द डिज़ाइन, देन यूटिलाइज द राइट फॉर्मेट। दिस आर द राइट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डेट एंड टाइम, मेजरमेंट, करेंसी, टेलीफोन नंबर फॉर्मेट, कीबोर्ड फॉर्मेट, पंक्चुएशन सिंबल्स, ये सब आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेन पुश फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखेंगे। व्हाट आर ग्लोबल मल्टीलैटरल अलायंसेस? व्हाट आर ग्लोबल मल्टीलैटरल अलायंसेस, GMA, okay? GMA involve multiple parties from different countries working together. GMA क्या इन्वॉल्व करता है कि मल्टीपल पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्किंग टुगेदर, not only businesses but can also include governments and NGOs. तो ये GMA में क्या क्या आ सकता है, तो गवर्नमेंट्स भी आ सकते हैं, NGO भी आ सकते हैं, बिजनेसेस भी आ सकते हैं, कि जो वर्किंग टुगेदर है लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप्स आर रेफर्स एज कॉन्स्टिलेशंस, मतलब जहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पार्टनर्स कोलैबोरेट इन वन बिजनेस एरिया बट मे कम्पीट इन अनदर एरिया ऑल्सो, कि कोलैबोरेशन उनका एक बिज़नेस है लेकिन वो और भी बिजनेसेस कहीं चला सकते हैं, तो उनके जो रिलेशनशिप है यहाँ पे हम उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये आप ऐसे टाइप्स ऑफ अलायंस के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो एग्ज़ाम में, कि यहाँ पे देखिए अलायंस नेटवर्क, वन अलायंस एंड सेवरल पार्टनर है, तो हम ऐसे कहेंगे कि वन अलायंस है, पार्टनर बहुत सारे, तो अंदर की तरफ हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। सेकेंड अलायंस जो है अलायंस पोर्टफोलियो, जहाँ पे वन पार्टनर है लेकिन सेवरल अलायंस है, ठीक है। वन पार्टनर है लेकिन अलायंसेस वाले बहुत सारे, तो एरो यहाँ पे हमने बाहर की तरफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस टाइप का मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। एंड थर्ड जो है अलायंस वेब, यहाँ पे सेवरल पार्टनर्स है एंड सेवरल अलायंसेस है, तो यहाँ पे ऐसे वेब आपको ड्रॉ करना है। तो एग्ज़ाम में ट्राई टू डू दिस, मतलब ये ड्रॉ करो आप,
बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डिटेल में आपके बुक में है, आप इसे प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अगर ग्लोबल मार्केट एंट्री लेनी हो तो वो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। तो उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स की लिस्ट हम दे देते हैं। यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकेंड है लेवल ऑफ कमिटमेंट्स, आपकी कमिटमेंट्स कौन से लेवल पे है, क्या क्या है, वो भी मैटर करेगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपका प्रीवियस कैसा है, ये भी मैटर करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। सो ये 5 जो है ये इंटरनल फैक्टर्स है। ठीक है, ये इंटरनल 5 फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट एंट्री को। ठीक है, वाइल मेकिंग ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो मार्केट साइज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मार्केट ग्रोथ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो आते ही है इसमें। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, प्रोडक्शन एंड शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है, आपकी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या नहीं, एंड लेवल ऑफ रिस्क इसमें आते हैं, जिसमें पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क है। तो ये अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको 1.5 पेज इसका एक्सप्लेनेशन देना है। लेकिन अगर 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए इस पे क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मतलब इंटरनल फैक्टर की एक डायग्राम बनाओ, फिर पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, फिर एक्सटर्नल फैक्टर की एक डायग्राम बनाओ अलग से, फिर उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। मेन पार्ट इज़ टू लर्न पॉइंट्स। ठीक है, यही याद नहीं रहता। तो अगर आपको टाइम है तो आप बार बार वीडियो अगर सुनेंगे तो ये आपको अपने से याद रह जाएगा। ठीक है, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो। ठीक है, और जिनको PDF फाइल चाहिए, आई कैन नॉट सेंड इट ऑन यूट्यूब एक्चुअली, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आई विल सेंड यू ऑन योर पर्सनल नंबर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। वेरी सून आई विल ट्राई टू मेक द थर्ड पार्ट एंड upload in on YouTube. ठीक है, thank you for watching, keep liking and supporting our channel. Thank you so much guys, see you in the next video soon.